सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम चिकित्सा वात पित्त कफ की क्या चिकित्सा हो, इसका हम चर्चा करेंगे। उसी क्रम में दोष उपकरणीय अध्याय महर्षि वाग्भट ने लिखा है, उसी पर फोकस रहेगा और उसी आधार पे चिकित्सा का क्रम हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय में खास तौर से त्रिदोष की चिकित्सा, उपचार का समय क्या होना चाहिए, कौन से समय उपचार करेंगे तो ज्यादा लाभकारी परिणाम देगा, जल्दी हमें फायदा होगा। शाखा से कोष्ठ, अच्छा, ये शाखा और कोष्ठ आपको हमेशा, शाखा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और त्वचा। अब इतना सब न बोल करके क्या करना है, केवल शाखा बोलेंगे हैं। और कोष्ठ का मतलब जितने भी खोखले स्थान है शरीर के वो सब। तो मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, तो ये बस यही शब्दों का अब इस्तेमाल होगा, इसके आगे वो पीछे वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इतना लंबा नहीं बोल करके शॉर्ट में बोला जाएगा सारी चीजों पे। तो उनसे जुड़ी हुई चिकित्सा के बारे में भी हम जब चर्चा करेंगे, तो शाखा से कोष्ठ और कोष्ठ से शाखा में जाने के कारण व लक्षण ये हम जान चुके हैं, और थोड़ा और इस पे प्रकाश डालेंगे। और आम व निराम दोष चिकित्सा का औषध सेवन काल की चर्चा अब करेंगे। तो पहले वात की चिकित्सा कैसे हो सकती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि वात की चिकित्सा क्या है। तो महर्षि चरक ने भी एक पूरा चार्ट बनाया हुआ, और चार्ट भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, नहीं तो दोबारा से मैं कर दूंगा। तो आज हम इसी पर फोकस रहेगा कि वात की चिकित्सा कैसी हो, क्या है इसका क्रम, ये ही जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है, स्नेहन, वात की चिकित्सा, वात बढ़ गया है, वात की दिक्कत हो रही है, वात से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जहां भी दर्द होता है आपको पता ही है, डार्क कॉम्प्लेक्सेस बॉडी में आएंगे, जहां पर ये सारे की सारी प्रक्रिया, वात के बढ़ने के सारे लक्षण आपको पता है। तो वात के रोगों की चिकित्सा क्या होनी चाहिए, तो पहले स्नेहन। तो सबसे पहले स्नेहन कितने प्रकार का, 4 प्रकार का है, तो ये याद रखना है। तेल मज्जा और वसा, तेल मज्जा और वसा, ठीक है। स्नेहन में याद रखिए 4 चीजें। स्निग्ध मतलब चिकने खाद्य पदार्थों का सेवन, ठीक है। तो तेल वसा मज्जा और घृत घी, ठीक है। तो ये 4 ही स्नेहन के पार्ट हो सकते हैं। तो घी को हम थोड़ा अलग रखते हैं, इसमें तेल वसा और मज्जा, ये 3 पर ही चर्चा रहेगी। स्वेदन, स्वेदन का मतलब आप जानते हैं, वो भाप स्नान जो कराया जाता है पंचकर्मा सेंटरों पे जो जाते हैं अपन, तो भाप स्नान कराते हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, कुकर लगा करके उस पे, या हीटिंग एलिमेंट पैड वगैरह लगा करके बैठ सकते हैं। कुल मिला के जी पसीना लेना है, पसीने में जो शरीर से गंदगी बाहर निकल जाएगी, वो स्किन से, त्वचा से, मैंने बताया था, शाखा, शाखाओं से जो निकलने वाली गंदगी है, वहां ये जो इकट्ठे हो जाते हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे, कचरा पट्टी। तो ये स्नेहन। ये उष्ण यानी गर्म, स्वेदन कैसे होगा, उष्ण चीजों से, गर्म चीजों का, जैसे भाप वाली मशीन पे बैठ जाते हैं कई बार, या घर में भी बना सकते हैं। चारों तरफ से आप चादर या कुछ भी लपेट करके आप बैठ जाएं किसी टेबल या चेयर के ऊपर, और चारों तरफ से नीचे कुकर की सीटी ये ओपन कर देंगे, और कुकर चालू रहेगा, तो भाप स्नान हो जाएगा आपका शरीर का, गर्दन गर्दन बाहर, शरीर का बाकी हिस्सा अंदर। तो इससे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, तो स्किन एकदम साफ, त्वचा एकदम साफ, उसके अंदर जो अंदर आंतरिक जो जमा है गंदगी, वो सब साफ होने लगेगी, पसीने से बाहर निकल जाएगी। तो इसी प्रकार की ये स्नेहन दिया जाता है, तो स्वेदन दिया जाता है।
आजकल जिम में भी ये मिल जाती है इस प्रकार की स्थिति। तो तीसरा आ जाता है मृदु संशोधन, यानी शुद्धिकरण किया जाए शरीर की, तो उसमें मृदु संशोधन यानी लघु भोजन कराया जाए, है ना, आसानी से पचने वाला, जो आसानी से हल्का हो पचने में, ऐसा भोजन करा के मृदु संशोधन उसको बोल रहे हैं। संशोधन का मतलब सफाई, शोधन सफाई। मृदु का मतलब कम मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, कम मात्रा में। सॉफ्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 2, मधुर अम्ल लवण रस का सेवन कराओ। मधुर का मतलब मीठा, क्योंकि वात की चिकित्सा कर रहे हैं तो वात में कफ की वृद्धि होगी। तो पहले क्या करना है, स्नेहन वगैरह करना है, फिर उसके बाद स्वेदन वेदन सफाई वफाई हो गई। उसके बाद में स्नेहन का मतलब ये घी तेल, तेल जो है आपका गर्म तासीर का है, तो ये शरीर पे उसका मल मल्ला जाएगा, उसको शरीर को अभ्यंग जिसको बोलते हैं। मालिश तो नहीं बोल सकते, हाँ, पर गोल गोल राउंड शेप में ऐसे शरीर के अंगों पे किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या, स्वेदन, फिर पसीना निकालने का। तो जो शरीर में से गंदगी है जो जमा, उसको एक्टिवेट किया हमने स्नेहन करके, और वो एक्टिवेट करने के बाद में बॉडी से बाहर निकलने का प्रक्रिया होगी स्वेदन। फिर मधुर संशोधन, फिर कुछ खाने पीने के लिए हल्का सुपाच्य भोजन दिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्रम होता है, ठीक। दूसरे वाले में क्या करते हैं, दूसरे वाले में मधुर अम्ल लवण रस का सेवन, थोड़ा सा हल्का नमकीन, ज्यादा नहीं, मीठा। हमने आपको 6 रस बताए थे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो कटु तिक्त कषाय कफ वालों को देते हैं, और वात की चिकित्सा में क्या दिया जाता है, मधुर अम्ल लवण। तो मधुर अम्ल लवण वात को कम करता है, और कफ से क्या होता है, ये कफ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सफाई कर देंगे, फिर कफ की वृद्धि करेंगे, नहीं तो शरीर में कमजोरी ज्यादा फील होगी। हमेशा जब भी वात की चिकित्सा करते हैं और सफाई करते हैं, बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, तो फिर हमेशा शरीर में कमजोरी सा फील आता है। तो कमजोरी फील ना हो, इसके लिए मधुर अम्ल लवण रस का सेवन कराएंगे, ठीक है। उष्ण भोजन, तो वात का गुण क्या है, शीत, ठंडा। वात के गुणों में देखा था हमने, तत्र लघु, शीत, अनिल, है ना, हल्का। तो उसका उल्टा गुण क्या है, उष्ण, गर्म, क्योंकि वो शीत ठंडा है, ठंडे का गुण क्या है, उल्टा गुण वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो उष्ण, तो गर्म भोजन देंगे, आसानी से पचने वाला ताजा बना हुआ भोजन। तो उसकी विपरीत चिकित्सा करते हैं, इसलिए वहां पे क्या करते हैं, उष्ण भोजन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये एक चौथी चिकित्सा हम करते हैं, अभ्यंग, मर्दन, वेस्टन, प्राशन और सेक। सेक जहाँ दर्द है बॉडी में, ठंडे गर्म पानी का जो सेक करते हैं, या नमक की पोटली का सेक भी कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ दर्द है जोड़ों में या कहीं भी तकलीफ है, तो उसमें दर्द वाली जगह पे हम इस तरह की प्रक्रिया। तो पहले क्या, अभ्यंग करना है, अभ्यंग के बाद में वहां पे मर्दन करना। अभ्यंग का मतलब हल्के हाथ से, हल्के उंगली के पोरों से दवा युक्त ऑयल का वहां पर अभ्यंग करना, यानी हल्की सी। अब आसन, आसान भाषा में बोले, मालिश, मालिश नहीं है लेकिन वो हल्के हाथ से, मालिश का मतलब वो ज्यादा। मर्दन, मर्दन का मतलब ये उसमें जहां जरूरत है उसको रगड़ दे करके, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे करके मर्दन। वेस्टर्न, त्रासन और सेक, ये सारी की सारी क्रम जो है क्या है, ये सब वात की चिकित्सा में हम लोग अपनाते हैं। तो तत्र रूक्ष, तो रूक्ष गुण को खत्म करना है तो वहां पे ऑयल का इस्तेमाल करना होगा, तो अभ्यंग मर्दन, ठीक है। तो हल्के हल्के हाथों से अभ्यंग में
तेल की मालिश होती है और मर्दन से उसका हल्के हल्के हाथों से दबाया जाता है। मर्दन, ये मर्दन कहलाता है। तो पहले तेल की मालिश किया हल्के हाथों से, और फिर मर्दन यानी उस अंग उस पर दबाना, दबाने का क्रम होता है। और वेस्टर्न, त्रासन और सेक, ये जैसे गरम पोटली का सेक वगैरह करते हैं, किसी भी चीज से सेकना, है ना। कई बार पोटली का या स्नेहल, घृत तेल, इनसे सेकना, या नमक की पोटली से, या गर्म ठंडे पानी से। ठीक है, तो ये करना। फिर मध, यानी गुड़ से बनी हुई वात की चिकित्सा में दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं? मध, यानी हल्का। आज के शब्दों में तो दारू बोल जाते हैं, दारू नहीं है वो, है ना। है उसके कुछ कुछ करीब, कुछ कुछ पूरी तरह से नहीं है। तो ये आशा वारिस्ट टाइप की चीजें जो हो जाती हैं वो ऐसी टाइप की। तो उससे मध्य यानी गुड़ का बना हुआ होना चाहिए वो। फिर स्निग्ध व उष्ण वस्ती। स्निग्ध क्या करेगा? रूक्षता को खत्म करेगा। और उष्ण क्यों दिया जाएगा? क्योंकि शीत गुण है वात का, तो उसको खत्म करेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पर क्या था? रूक्ष था, तो रूक्ष का उल्टा गुण किया हमने स्निग्ध, चिकना। और शीत, शीत का उल्टा गुण कर दिया गर्म, उष्ण। वस्ती यानी, तो रूक्षता को खत्म करने के लिए और स्निग्धता बनाने के लिए हमने स्निग्ध वस्ती देंगे, और उष्णता, शीत को खत्म करने के लिए उष्ण गुण वाली वस्ती देंगे, यानी गर्म तेल का इस्तेमाल करेंगे वस्ती के समय। विपरीत गुणों की चिकित्सा करेंगे। वस्ती नियम क्या 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 होते हैं, ये सब हम धीरे धीरे हम आगे के पंचकर्मा अध्याय में जानेंगे। ठीक है। दीपन पाचन से शुद्ध स्नेह, सिद्ध स्नेह, यानी दीपन पाचन का मतलब, दीपन का मतलब जो अग्नि बढ़ाए शरीर में, पाचन यानी पाचन शक्ति को बढ़ाए। ठीक है। तो जो भूख लगाए, ऐसे चीजों का हम प्रयोग करेंगे। जो शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करे, ऐसा स्निग्ध पान कराना पड़ेगा। जैसे चव्य, चित्रक, सौंठ, पिपली, पिपली मूल, है ना, इस टाइप का चीजें। पंचकोल जिसको बोलते हैं हम लोग, पंचकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दीपन पाचन के स्नेह है। उसके अ, फिर फिर घृत पान कराएंगे, है ना। तो उसने ऐसा सिद्ध जो दीपन पाचन युक्त हो, उसका जो घी बना करके हम थोड़ा सा दे सकते हैं। तेल, वसा, मज्जा और घी, ये चार जो है हमारे क्या है? स्निग्ध आहार है, स्निग्धता को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो इस समय वात की चिकित्सा समय हम इन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे। और घी क्या है? सर्वश्रेष्ठ है इन सब में। तो घी की बात करेंगे, घी मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो फिर दूसरी चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब विशेषता यहाँ पे क्या करना है? मिश्रित रस, मेदुल, मांस रस, ये मांस का जो रस होता है ये भी क्या है? स्निग्धता को बढ़ाता है। दूसरा तेल और अनुवासन वस्ती,
विशेषता या शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो शमन चिकित्सा में हमने पहले देखा था तेल सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। और अनुवासन वस्ती क्या है? संशोधन के लिए, शोधन के लिए, सफाई के लिए। तो पहले वस्ती देंगे, फिर उसके अंदर अनुवासन वस्ती के अंदर क्या करते हैं, कुछ कैथेटर के अंदर दवा युक्त औषधि ऑयल जो से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, ऐसी औषधि का वहां पे प्लांटेशन कर देते हैं। वहां पर रग अंदर पहुंचा देते हैं, बड़े कोलोन कोलोन के अंदर पहुंचा दिया जाता है, बड़ी आंत में इसको पहुंचा दिया जाता है। यानी शॉर्टकट में जाने तो हम एक एनिमा से पहले अंदर बॉडी की, ये बड़े कॉलोन की सफाई करेंगे, इसको वस्ती देना कह देते हैं। और फिर उसके बाद में वहां पर अनुवासन वस्ती का मतलब, वहां पे जब वो अंदर सफाई हो जाएगी तो फिर दवा युक्त जो ऑयल है उसको वहां पर प्लांट कर देते हैं, जिससे बड़ी आंत उसको सोख लेती है, तो ये अनुवासन वस्ती कहलाती है। ये इसकी प्रक्रिया रहती है। इसको वस्ती के कई प्रकार हैं, अनुवासन वस्ती, ये वस्ती, वो वस्तु, दुनिया भर की और भी कई वस्तियां हैं, तो उनके हम चर्चा वस्ती के चैप्टर में समझेंगे। जब पंचकर्मा का चैप्टर शुरू होगा तो कितने प्रकार की वस्ती हैं, क्या है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। तभी हमने केवल वस्ती को समझना है, वस्ती देने की बात समझनी है। तो तीनों देशों की दोषों की चिकित्सा में वात की है, शमन में तेल, और संशोधन में तो शमन में तेल, और अनुवासन वस्ती में और संशोधन में अनुवासन वस्ती, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ चिकित्सा को जानना। ऐसे ही पित्त की, तो विरेचन में, विरेचन और घी। विरेचन का मतलब मुंह से दिया हुआ आहार, ऐसा कोई दवा जो पूरे आंतों को साफ करता हुआ एनस पार्ट से हमारे निकाल दे, ऐसी चिकित्सा उसे विरेचन कहा जाता है। और कफ की है मधु, यानी क्या देना, शहद। और वमन, जब कफ की चिकित्सा करेंगे तो वमन और मधु यानी शहद का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बड़ा आसान है इसको देखा जाए तो, बस कॉन्सेप्ट समझना है इसको। अब देखते हैं पित्त की चिकित्सा, घृतपान। तो मैंने बताया था कि घृत जो है क्या करता है, पित्त का दुश्मन है। तो पहले उसको क्या करेंगे, घृतपान कराया जाएगा। और पित्त की चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ क्या माना है, घृत। और वात की चिकित्सा में तेल, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों का ये समझना है। आपने देखा होगा तेल का दीपक, उतना ही तेल ले लो उतना ही घी ले लो, दोनों के दियों को जला दो, दीपक जला दो, उसमें तेल का दीपक कम देर तक जलेगा, और उतना घी वाला जो दीपक ज्यादा देर तक जलता है। आपने देखा होगा जब हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो दोनों तेल जब जलाते हैं तो घी वाला उतनी ही मात्रा का ज्यादा देर तक जलता है। तो ये लंबे समय तक पित्त का, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहती है, घी जो है अग्नि का कारक है, तो ये अग्नि को प्रज्वलित करेगा, ताकि पित्त जो है शरीर में सही ढंग से काम करे, ठीक है। मधुर शीतल द्रव्यों से विरेचन। तो पित्त की दूसरी चिकित्सा, पहले घृतपान हुआ और दूसरा विरेचन हुआ।
तो पित्त की चिकित्सा में संशोधन जब करेंगे तो विरेचन से करेंगे, ये आपको मैं पहले भी बता चुका। तो वात में क्या बोला था, स्निग्ध और उष्ण वस्ती, ठीक है। तो और पित्त में क्या बोला, मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन, क्योंकि पित्त गर्म है तासीर में, तो मधुर यानी मीठे, शीतल द्रव्यों से विरेचन, ठीक है। तो पित्त का गुण क्या है, उष्ण तीक्ष्ण है, इसलिए क्या करना है, उसका उल्टा गुण करना, मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन देना है, यानी उल्टा करना है कुल मिला के। अब रसों में देखें तो अपन कषाय तिक्त और मधुर रस, कषाय तिक्त और मधुर रस जो है किसके लिए है, पित्त का चिकित्सा में काम आता है, राइट। और कटुतिक्त कषाय कफ के उसमें काम आता है, और मधुर अम्ल और लवण वात की चिकित्सा में काम आता है। तो पित्त की चिकित्सा में हमेशा क्या काम आएगा, कटु, ये तिक्त, कषाय तिक्त और मधुर, ठीक है। तो पित्त की चिकित्सा में कषाय तिक्त और मधुर रस काम आएगा, क्योंकि शीतल द्रव्य देना, तो ये इनमें तीनों में शीतल गुण है। इन तीन रस से पित्त कम होता है शरीर में, जो बढ़ जाता है तो वो कम होता है, कषाय तिक्त और मधुर, तीन रसों से कम होता है, आपको याद रखना बस इतना ही। एक आया है रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी, चांदनी में क्या आता है, शीतलता आती है, सूर्य की रोशनी में शीतलता नहीं है, उष्णता है, ठीक है। तो प्रथम प्रहर की चांदनी, जो प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर कौन सा होता है, शाम को 6 से 9, यानी सूरज ढलने के बाद, है ना। तो ये प्रथम प्रहर हुआ, ऐसे 4 प्रहर होते हैं, फिर 9 से 12, फिर 12 से 3, फिर 3 से 6, 4 प्रहर हो गए ना, फिर सुबह तो सूरज आ जाएगा। तो प्रथम प्रहर की चांदनी, जिसमें चांद चंद्रमा निकला रहता है, उसमें बैठना, वो शीतलता को ग्रहण करना, ये पित्त का उपाय है। जब भी हम खाना खाते हैं, उस समय खाना भोजन करते ही शाम को अपन वो भोजन कर लिया, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है वृद्धि, जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे दिन में रात में कभी भी खाओ, सुबह खाओ दिन में खाओ, रात में तो खाना, निशाचर लोग होते हैं, रात्रि का मतलब निशा, और खाने वाले चर, निशाचर। तो रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी में बैठना, तो हर चीज के मध्य में पित्त का प्रकोप होगा, और सबसे पहले कफ का, तो भोजन करने के बाद में कफ का प्रकोप होगा और फिर पित्त का प्रकोप होगा। तो जब पित्त का प्रकोप होगा, हमने 6 बजे के पहले खाना खा लिया, क्योंकि रात्रि को खाना खाते नहीं है, जब पित्त का प्रकोप होगा तो उस समय हमको क्या करना है, रात्रि की चांदनी में शीतलता का ग्रहण करना है, का कार्य करना है। तो इसलिए कहा है कि प्रथम प्रहर की चांदनी में बैठना, या लेटना, आराम करना, जो भी करना, जो भी क्रिया करना, चांदनी में रहना, कुल मिला के शरीर को प्रथम प्रहर की चांदनी का स्पर्श कराना। आगे बताया गया है कि कपूर, खस, चंदन लेप और मणि धारण करना। मणि का मतलब क्या है, मणि भी जो स्टोन चिकित्सा होती है ना, जो हमें पंडित जी बताते हैं कि ये वाला स्टोन धारण करो, तो जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त से रिलेटेड बीमारियां हैं, गुस्सा भी जल्दी आता है, तो ये क्या करता है, शीतलता देता है, स्वभाव में भी शीतलता देगा, नम्रता नम्रता देगा, विनम्रता देगा। जबकि पित्त वालों का व्यक्तित्व ही नहीं है,
तो उसके उल्टी चिकित्सा करनी है। तो क्या करना, मणि का धारण करना, कर्पूर ये भी, और खस, चंदन का लेप लगाना। ये सब के सब ठंडे हैं, है ना। तो माथे पे क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे पहले लेप लगाया जाता था। तो हमारे यहाँ कहावत थी कि पैर गरम, पेट नरम, सिर हो ठंडा, तो डॉक्टर को दिखाओ डंडा। ठीक है, ये कहावत थी हमारे यहाँ पर। इसलिए क्या करते हैं, माथे पे कपूर, खस, चंदन इसका लेप लगाते हैं। या शरीर पर जहां जहां भी पित्त की वृद्धि है, जहां कहीं दाह जलन वगैरह कुछ भी हो रहा है, या लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं, या लाल कलर के या पीले कलर के हो रहे हैं, तो वहां पर ये इसका लेप करना श्रेष्ठ माना गया है। और मणि का धारण करना। ठीक है, इसको समझना है। तो मणि धारण का मतलब ऐसी चंद्र से रिलेटेड, चंद्रमा की रोशनी को एब्जॉर्ब करे, बॉडी के अंदर पहुंचाए, उसके मणि को धारण करना। तो जो चंद्रमा की शीतल को बढ़ाने वाला वो क्या है, मोती। तो मोती का धारण करना, आजकल मोती नकली आ रहे हैं, वो चाइनीज मोती नहीं लेने, असली वाले सच्चे मोती लेने। इनका वजन होता है हल्का। जनरली क्या होता है आजकल, चोरी ज्यादा बाजार में चल गई है, वेट ज्यादा बढ़ जाए इसलिए उसमें एक लोहे का छर्रा रख दिया जाता है, और उस शंख के अंदर वो जो कीड़ा होता है, वो जो मणि को बनाता है, वो उसके चारों तरफ उसका लेप कर देता है। तो ऊपर तो कोटिंग होती है और अंदर वो छर्रा होता है लोहे का, साइकिल वाला छर्रा ऐसे रख दिया जाता है। तो आजकल वो उसको मणि बोल करके बेच दिया जाता है, ये है नहीं। तो उसका वजन ज्यादा होगा और मणि हमेशा हल्की होगी। तो इसके जो पारखी लोग हैं इसको जानते हैं, समझते हैं। अब विशेषता समझते हैं। विशेषता में यहाँ लिखा है, विशेषता में क्या दे दिया, घृतपान, घी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। ज्यादा मतलब जितना हजम हो शरीर में, जितनी हमारी क्षमता है उसके आधार पर। दूध का देना, हाँ कई बार क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार दूध देते हैं, तो ये दूध भी एक दूध कल्प, दुग्ध कल्प के नाम से जाना जाती है ये चिकित्सा। तो खाना वाना सब बंद करके दुग्ध कल्प भी दिया जाता है। तो बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध पिलाया जाता है, ये भी एक चिकित्सा का हिस्सा है। तो विशेषता ऐसी चिकित्सा भी हम कर सकते हैं। और विरेचन तो है ही, शरीर की सफाई करना, है ना। अब देखते हैं कफ की चिकित्सा कैसे हो सकती है। तो कफ की चिकित्सा में विधि पूर्वक दिया तीक्ष्ण वमन और विरेचन। विधि पूर्वक यानी आयुर्वेद का जो सिस्टम बना हुआ है वो आगे हम जानेंगे, वरन इसकी विधि क्या है पंचकर्मा अध्याय में। पंचकर्मा के सिस्टम में जो पढ़ेंगे पंचकर्मा कैसे होता है, वमन विरेचन ये सब अलग वो विशेष व्यवस्था है। तो इनके जो अध्याय अलग से बना करके हम जानने का प्रयास करेंगे पंचकर्मा में। तो विधि पूर्वक दिया गया तीक्ष्ण वमन विरेचन। तो वमन विरेचन क्या है, कफ की चिकित्सा है। तो कफ ज्यादा इकट्ठा हो गया तो उसको उल्टी करके बाहर निकाल दो, गंदगी को जो भी जमा है उसको कचरे को साफ कर दो।
विरेचन फिर भी बच गया कुछ अंदर, गलती से अंदर रह गया है, और वो कफ आंतरिक शाखाओं में चला गया है, तो उसको भी क्या करना, विरेचन करके बाहर निकाल देना, शाखा और कोष्ठ से विरेचन करके उसको बाहर निकाल देना। तो ऐसी पहले तो उल्टी करने वाली कोई दवा दी जा सकती है जिसको उल्टी कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं वमन करा के। और विरेचन का मतलब मुंह से ऐसी कोई दवा दी जाए जिसमें थोड़ा सा दस्तावर होगी, दस्त के थ्रू बाहर निकल जाएगा। राइट। ये वमन और विरेचन किसकी, कफ की चिकित्सा सर्वोत्तम मानी गई है। उसके बाद में इसका जो विपरीत गुण, कफ क्या है, ठंडा है तासीर में, और स्निग्ध है। स्निग्ध है तो क्या करना है, रूक्ष, रूक्ष यानी जो ड्राई करने वाली चीज हो, ऐसी चीज, रूक्ष आहार देना है। और तीक्ष्ण यानी तीखा हो, ड्रिल मशीन की तरह उसको साफ कर सकता हो, तो तीक्ष्ण आहार, जैसे हम नमक के पानी के गरारे करते हैं ना, गले में डाल के, ऐसा। तो रूक्ष्ण, तीक्ष्ण, अल्प, अल्प का मतलब आसानी से, कल कम मात्रा में, और उष्ण भोजन दिया जाना चाहिए। तो ऐसा भोजन दो खाने को जिसमें रूक्षता हो, जो ड्राइनेस करता हो, जैसे मूंगफली है, सिंगदाना है, वो जो आजकल आता है, नमकीन सिंगदाना। और ये जो, जिसको भुंगड़े बोलते हैं, चने, ड्राई चने जिनको अपन रोस्टेड आहार जिसको बोलते हैं, वो ये सारे रुक्षता बढ़ाते हैं शरीर में। जितने भी रोस्टेड आहार हैं वो सारे वो रुक्षता को बढ़ाएंगे। तो रुक्षता वाले आहार हम ले सकते हैं, तीक्ष्ण अल्प उष्ण भोजन, तो ऐसा खाने में दिया जाना चाहिए। ठीक है। और कटु तिक्त कषाय रस, कटु तिक्त कषाय, ये तीन रस जो है, मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था एक बार थोड़ी देर पहले। ये क्या करते हैं, शरीर में कफ की मात्रा को कम करते हैं। तो कफ को कम करने के लिए कटु तिक्त कषाय। तो देखा कि अभी हमने कफ कैसे बढ़ रहा है, तो स्निग्ध आहार यानी चिकने आहारों से बढ़ रहा है। दूध लेंगे, घी लेंगे, दूध लेंगे तो भी क्या होगा, कफ बढ़ेगा। तो इसकी विपरीत चिकित्सा होगी रूक्ष। तो क्या, शहद वाला पानी दे सकते हैं, तीक्ष्ण उष्ण भोजन। तो इसकी विपरीत चिकित्सा मतलब आयुर्वेद में विपरीत चिकित्सा बताइए, विपरीत गुणों वाली चिकित्सा। ठीक है। तो मधुर अम्ल लवण से कफ की वृद्धि होती है, और कटु तिक्त कषाय, जो ये तीन जो रस है, इससे क्या होता है, इसकी कमी होती है। तो कफ बड़ा है या मोटापा है, शरीर में बड़ा है, थुलथुलापन है, तो क्या करना, कटु तिक्त कषाय रस के आहार देना श्रेष्ठ है। तो ये मोटापे को कम करेगा, और वजन भी कम होता है, और कफ भी कम होता है। कफ कम होगा तो वजन अपने आप कम होगा। यानी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको याद रखना नहीं है, समझना है। उसके बाद में बताया पुराना मद। पुराना मद क्या करता है, जितना पुराना होगा वो जल्दी, उतनी जल्दी कफ का नाश करेगा। तो पुराना मद कफ का नाश करता है, तो इसको देना। रात्रि जागरण और व्यायाम, तो शरीर भारी है, मोटापा है, तो रात्रि जागरण करेंगे। यानी पहले हमारे देखिए धर्म के अंदर, हमारे रात को नवरात्रि में 9 दुर्गा जगाना, रात्रि जागरण करना, ये क्या है, ये पूरा वैज्ञानिक तथ्य है। तो जिनको मोटापा आ गया है, तो क्या करना, अभी चैत्र के नवरात्रे आएंगे, है ना, इस समय रात्रि जागरण करते हैं हम, माता का जागरण करते हैं। तो ये माता का जागरण क्या है, अब वो जागरण किसी को बोले, आपको मैं बोल दूं आज रात भर यहीं बैठे रहो, जगते रहो, तो आप जगोगे क्या, नहीं। आपको ऐसा धर्म से जोड़ा गया है, ऐसी व्यवस्था से जोड़ा गया कि माता जी की सेवा करनी है, थोड़ी सी भावना रहेगी, कामना रहेगी, तो माता जी के भजन करने हैं,
थोड़ा संगीत का भी सेवन करना। संगीत के साथ में हम भजन वजन करते हैं, ढोलक तबला मृदंग ये सब इकट्ठा करके हम रात भर भजन वजन करते हैं। उससे क्या होता है, वात की वृद्धि होगी। जब भी रात्रि जागरण करोगे और व्यायाम ज्यादा करोगे तो रात्रि की और कफ की वृद्धि करेगा, यानी कफ की वृद्धि नहीं, कफ का शमन करेगा, कफ को कम करेगा और कफ वात की वृद्धि करेगा। ठीक है, तो जिनको वात वृद्धि ऑलरेडी है तो उनको रात्रि जागरण नहीं करना। और जिनमें मोटापा, शरीर में वात की कमी है और कफ की वृद्धि है, शरीर तुलतुला है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना, माता जी का भजन करना। यह रात्रि जागरण करना कोई भी कारण हो सकता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे क्या करना है। तो हमने ये पूरा सामाजिक ताना बाना ढांचा ही सिस्टम ऐसा बना दिया, जगह जगह जागरण होंगे इस समय, है ना। ये एक व्यवस्था एक अच्छी बनी हुई है। तो धर्म से जोड़ के भी हमने चिकित्सा की शरीर की। इसलिए कहा गया कि रात्रि जागरण से वात की वृद्धि और कफ का क्षय होता है। ठीक है, वात बढ़ेगा तो कफ अपने आप कम हो जाएगा, और कफ बढ़ेगा तो वात अपने आप कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। तो जिसका कफ बढ़ा रहेगा उसमें शरीर में आलस ज्यादा होगा, तो रूक्ष उपचार करना, है ना। तो शरीर में पसीना वसीना दे के चर्बी को पिघला के शरीर से बाहर निकाल देना, या रोग अंदर होंगे तो उसको भी पिघला के बाहर निकाल देना। तोंद बंधी हुई होगी, स्निग्धता ज्यादा होगी, तो ऐसा व्यक्ति, उसको भोजन भी ऐसा दिया जाए जिसमें रूक्षता लिए हो। ठीक है, और चिंता करना, चिंता करने से भी कहते हैं ना, चिंता कर करके काय को सूख रहा है। सूख रहा है मतलब क्या, वात की वृद्धि हो रही है। कफ क्या कर रहा है, गीलापन लाता है शरीर में, क्लेद पैदा करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है बॉडी में। इन्फेक्शन हुआ है, क्लेद बढ़ गया है, तो क्या करना है, ऐसे लोगों के लिए चिंता बताइए, चिंता कर सकते हैं। और आजकल तो हर आदमी को चिंता है, और चिंता चिता भी है। ठीक है, चिंता चिता भी समान है, ऐसा हमारे ज्ञाता लोग, कवि श्रेष्ठों ने कई बार बताया है। तो यहाँ पे भी विषय तय क्या करना है, खास तौर से कॉन्सेप्ट है इसका, वमन कराना, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा, यूष मधु मेद नाशक द्रव्य। मधु, मधु का मतलब शहद। अभी मैंने आपको कहा था वात का शमन करना है तो मधु। मेदो नाशक द्रव्य, तो ये जो मेद नाशक द्रव्य जो होते हैं, ये मधु भी। तो बॉडी में कहीं भी बुखार आ गया, इन्फेक्शन हो गया, क्लेद बढ़ गया, यानी वात की वृद्धि होगी, तो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो जितनी भी टिस वाली बीमारियां हैं, जितनी भी सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। तो वहां पे शहद या यूष, मूंग का 14 गुना पानी मिला करके पकाया हुआ जल, यूष और ये सारी मैं चीजें पहले ही आपको बता चुका हूं। तो ऐसा जल जो ले किसका, मूंग का, मूंग, मूंग का दाल होती है, मूंग साबुत मूंग, उसका जल, उसको पका करके, उसको दाल को धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया जाता है, और फिर उसका जो पानी है उसको बार बार दिया जाए, बार बार दिया जाए, तो व्यक्ति का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। इन्फेक्शन, बुखार उखार आना, ये क्लेद होना, या टिस वाली जितनी भी बीमारियां, ये सभी ठीक होती
मेदनाशक द्रव्य जो स्निग्धता यानी चिकनाई को खत्म करे, यानी ड्राई बॉडी में रुक्षता का गुण लाए, ऐसा मेदनाशक द्रव्य कहलाता है। कटुतिक्त कषाय रसों का सेवन करेंगे तो मेदनाशक द्रव्य में आ जाते हैं। उसके बाद में गंडूश और धूम्रपान। धूम्रपान का मतलब तो धूम्रपान और गंडूश करने से क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। तो ऐसी हवन वाली जो चिकित्सा करते हैं ना, भगवान से जुड़ी हुई चीजें हम, अब ये हवन क्या कर रहा है, ये हवन आपके बहुत सारी बीमारियों को, कफ वाली बीमारियों का शमन कर रहा है। क्योंकि उससे जो पैदा होगा धुआं, उसमें ऐसी औषधियों को डालो जो कफ नाशक हो, है ना, ऐसी औषधियों की, जैसे आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, ऐसे इन्हीं से ही हवन होता है अक्सर कर। तो जब डालेंगे इसका धुआं, जब शरीर में जाएगा तो ये क्या करता है, कफ का नाश करता है। धूम का मतलब ये। और कई गांव में ये जो सस्ती चिकित्सा के रूप में बीड़ी का सेवन करते हैं, ज्यादातर राजस्थान में देखा जाए, गांव गांव में औरतें भी बीड़ी पीती हैं बहुत ज्यादा। तो वो ज्यादा पीना गलत है, गलत तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, कम मात्रा में सेफ धूम्रपान। ऐसा नहीं कि बीड़ी बना करके पीना शुरू हो गया, वो गलत तरीका हो गया। हुक्के का गुड़गुड़ाना ये होता था पहले, तो उसमें कुछ कंडे रख दिए जाते थे जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो उसका धुआं, ये धूम्रपान कहलाता। उपवास और दुखी रहना। देखिए, जब हम रुक्षता वाले आहार का ग्रहण करेंगे तो बॉडी में रुक्षता पैदा हो जाएगी। तो गंडूश करना, गंडूश का मतलब कुछ तेल को मुंह में रखना और सीधा नस नाड़ियों को चिकनास पैदा करते रहना, है ना, ये गंडूश कहलाता है। अब ये सब चीजें को हम आगे पंचकर्मा में देखेंगे। उपवास करना और दुखी रहना। दुखी का मतलब क्या है, उपवास करेंगे, जैसे भगवान की सेवा करने जाएंगे तो हम व्रत करेंगे, व्रत करेंगे तो अभी 9 दिन तक लोग अब उपवास करेंगे, तो ये कफ को क्या करेगा, शरीर में से गलाएगा और कफ की बीमारियों को ठीक करेगा। कफ की बीमारियां या क्लेद वाली जितनी भी बीमारियां, इन्फेक्शन वगैरह है, इन्फेक्शन कोई भी आ जाए, उसके अंदर उपवास करना श्रेष्ठ है। तो आप अन्न को त्याग, तो अन्न त्यागते ही आपकी ये प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगी। तो उपवास शुरू कर देना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, ठीक है। तो जो भी व्रत करते हैं या उपवास करते हैं तो क्या होता है, उससे वात की वृद्धि होती है शरीर में। तो वात की वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली कफ का क्षय हो जाएगा, शमन हो जाएगा। और जो दुखी रहता है व्यक्ति, उसको भी वात की वृद्धि होती है। अब हम ये समझते हैं दोषों का संसर्ग होने पर उपचार। अब ये दोषों का संसर्ग हो जाए, आपस में दोष मिल जाए, तो क्या उसका उपचार होना चाहिए। संसर्ग का मतलब जो दोष दो दो एक साथ मिल जाए, वात पित्त मिल गया, वात कफ मिल गया, कफ पित्त मिल गया, कफ वात मिल गया, अब ये दो दो की एक साथ हो गई प्रॉब्लम, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए जब भी, यदि
दो दो का एक साथ संसर्ग हो जाए, जैसे वात और पित्तज संसर्ग हो जाए दोनों का, तो क्या करना, ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना। तो ऋतुचर्या आपको पता है, मैंने बता दिया है, पढ़ा चुके हैं हम लोग। तो ऋतुचर्या से हमको यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट में जानेंगे, केवल ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना। तो जो गर्मी की ऋतु में दिनचर्या होती है उसका पालन करने से वात और पित्तज रोगों में आराम मिलता है। वात और पित्तज, वात और पित्त बढ़ गया तो इसमें ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना, और पित्त और कफ बढ़ गया तो क्या करना, शरद ऋतुचर्या का पालन करना। तो पित्त और कफ बढ़ गया तो शरद ऋतु का पालन करना, और वात कफज संसर्ग हो गया तो बसंत ऋतुचर्या का पालन करना। तो ये मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही ऋतुओं की बारे में, इसलिए मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके, जान चुके हैं कौन कौन सी दिनचर्या कौन सी ऋतुओं में क्या क्या किस प्रकार का होता है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अब वात पित्त का जो हमने अभी तक देखा था सिंगल सिंगल उपचार, अब ये द्वंद्व यानी दो हो गए, तो दो दोषों का संसर्ग होने पर उपचार। ठीक है, तो दो दोष प्रकोपित हैं तो उनकी चिकित्सा समझिए, और सिंगल का हमने ऊपर देखा एक एक करके। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि वात और पित्त का संसर्ग हो गया, इन दोनों में मेल होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो क्या करना, ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना। ग्रीष्म ऋतुचर्या का ऋतुचर्या पालन पहले हम जान चुके हैं ऋतुचर्या के बारे में। तो वात पित्त का संसर्ग होने पर ग्रीष्म ऋतु का पालन करना, ऋतुचर्या का पालन करना, और पित्त कफ का होने पर शरद ऋतुचर्या का पालन करना, और वात कफ होने पर बसंत ऋतुचर्या का पालन करना। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या आहार विहार होना चाहिए वो पालन करेंगे तो वात पित्त का शमन हो जाएगा, और पित्त और कफ का है तो शरद ऋतु में क्या क्या खाना पीना था वो सब खान पान का पालन करेंगे तो पित्त कफ के संसर्ग हो जाएगा। जो उसकी पित्त कम के बारे में जो चिकित्सा होनी चाहिए वो शरद ऋतु के चर्या के पालन से हो जाएगी। ठीक, और वात कफ का है तो बसंत ऋतुचर्या से हो जाएगा। मैं दो दो बार तीन तीन बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, आराम से सुनते सुनते याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, और इसको समझना है कॉन्सेप्ट को बार बार। तो महर्षि वाग्भट ने ऋतुचर्या अध्याय 3 में पहले ही बता चुके हैं और हम भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना। अब देखते हैं, चिकित्सा हमको पता लग गया क्या करना, लेकिन चिकित्सा का समय क्या होना चाहिए, उपचार का समय क्या होना चाहिए, किस समय करना है, ये भी अपन समझते हैं। तो समय का भी हमने काल निर्णय, काल में कब संचय होता है, कब उसका प्रकोप होता है, और कब उसका शमन होता है, ये हम भी पहले जान चुके हैं। तो इस पे भी ज्यादा अपन समय का भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करके आपको याद दिला देता हूँ कि दोषों को उनके संचय काल में ही शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या कोशिश करनी चाहिए, दोषों का जो संचय काल है, संचय काल का चार्ट आपको पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही संचय होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो उसी समय शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं उपद्रव हो रहा है, तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जैसे ही लोग इकट्ठे होने लगते हैं तो धारा 144 लगा दी, भाई इकट्ठा ही नहीं होना, संचय ही नहीं होना। जब संचय नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं प्रशासन के लिए। तो ठीक इसी प्रकार के
वो लोग चिकित्सा कर रहे हैं प्रशासन का ठीक से नियम का कानून का पालन हो उसके लिए। तो हमारे शरीर में भी हम अपने सिस्टम को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे इकट्ठा होने लगे 144 धारा लगा दो शरीर के अंदर, राइट। तो संचय होने नहीं देना, इकट्ठे ही नहीं होने देना। तो संचय काल में ही इसका शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि प्रकोपित अवस्था आ जाए तो फिर क्या करें? तो दूसरे दोषों का विरोध ना करते हुए दोषों को शांत करें। दूसरे दोषों का विरोध नहीं करना, लेकिन बाकी को जो आए हैं उनको शांत करने का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जैसे वात, तो हमने अध्याय 7 में या 8 में ये जानने का प्रयास किया था कि जहां पर संचय होगा वहीं उसको शांत कर दो, वहीं रोक दो, तो फिर उसका प्रकोप काल देखने को नहीं मिलेगा, उसमें वहीं के वहीं शांति मिल जाएगी। तो पहले संचय आएगा, फिर प्रकोप आएगा, प्रकोप काल के बाद में फिर शमन आएगा, फिर सॉरी उसका प्रसर आएगा, फिर शमन आएगा। ठीक है, इसको समझना है। तो यही चीजों को समझना है। ठीक है। आगे बताया है कि जैसे कि सपोज करो, यहाँ पर आगे ये बताया है कि यदि प्रकोपित अवस्था आ जाए तो दूसरे दोषों का विरोध न करते हुए दोष को शांत करें। पर्टिकुलर दोष को, यानी वात आ गया, जैसे वात ज्यादा आ रहा है तो दूसरे दोषों को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन वात का ही करना। तो ग्रीष्म, ग्रीष्म क्या है? वात का संचय अवस्था है। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है? वहीं पे उसको शांत करना है। पित्त का वर्षा ऋतु में बढ़ता होता है। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि वात की वृद्धि कब होती थी, संचय कब होता था? ग्रीष्म ऋतु में। पित्त का वर्षा में और कफ का शिशिर ऋतु में होता है। तो वहीं के वहीं उनको शांत करना है। ठीक है। तो जब ये संचय होगा उसी समय उनकी चिकित्सा कर लेनी शिष्ट है, ऐसा बताया गया है। अब कुछ चीजों को अब एकदम याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी समस्या आए। कौन सी समस्या है तो कब क्या करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, यदि वात पित्त कफ समान बल से हैं तो पहले वात की चिकित्सा करनी चाहिए। मान लो समान बल से एकदम तीनों ने हमला कर दिया, वात पित्त कफ तीनों ने हमला कर दिया, तो फिर क्या करना? सबसे पहले जैसे ही यदि वात पित्त कफ समान बल से, मतलब तीनों वात पित्त और कफ तीनों एक साथ यदि बिगड़ जाए, प्रकोपित हो जाए, तो पहले किसकी चिकित्सा करना? वात की चिकित्सा करना। क्यों करना? मैंने आपको बताया था कि वात क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान बाकी दोषों को ले जाता था। वात, वात के आगे पित्त पंगु कफ पंगु ऐसे शब्द का महर्षियों ने इस्तेमाल किया। तो पित्त पंगु है, कफ पंगु है। पंगु का मतलब वो खुद गति नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कौन कराता है उनको? वात कराता है। तो पहले किसकी चिकित्सा कर देना? वात की चिकित्सा कर देना। तो ये गति ही नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पे ही जमे रहेंगे। वात ठीक हो जाएगा तो बाकी सब भी धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में आने शुरू हो जाएंगी।
वो फैलेंगे नहीं, रोग जगह जगह जाके फैलेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, वात तो इधर उधर ले जाके उनको फैला देगा, पूरे शरीर के अंदर रोग बढ़ा देगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है पहली चिकित्सा में, तो हमको क्या करना है, नोट यहाँ पे दिया महर्षि ने। तो वात पित्त कफ समान बल से हों, यदि तीनों एक साथ हमला कर दे तो सबसे तीनों ही बिगड़ जाएं या तीनों प्रकोपित हो जाएं, तीनों की समस्या आ जाए, तो वात की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। ठीक है, फिर पित्त की और फिर कफ की करनी चाहिए। तो पहले वात को शांत करो, वात ठीक हो गया तो फिर पित्त की और फिर कफ की करनी चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो वात पित्त कफ में तीनों में खराबी आ जाए तो सबसे पहले वात की करो, फिर पित्त की करो, फिर कफ की करो। सीधे कफ की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई भी चिकित्सा करो सबसे पहले वात की करो, क्योंकि आजकल तो सबके तीनों बिगड़े हैं। समस्या ये आ रही है। कोई ऐसा, ज्यादातर बंधुए सभी जो लोग मिलेंगे तो सभी लोगों की या सभी रोगियों की आज समस्या एक ही है, सबसे पहले वात ही बिगड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा खाना ही वात को बढ़ाने वाला खा रहे हैं, यूरिया का खाना खा रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक फूड हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करना है कि ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें, यानी जो गोबर गौ माता से गोबर गौमूत्र से मिलके, ऐसी देसी स्वदेशी खाद से मिलके बना रहता है, ऐसा फूड अभी तो महंगा है क्योंकि कम मात्रा में उपजता है, कम मात्रा में पैदा होता है और उसके पैदावार भी बाकियों से कम होती है। और यदि हम इस पे काम करते रहेंगे सब मिल करके तो ये इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। और डिमांड जितनी बढ़ी है आज के युग में बहुत ज्यादा, और सप्लाई अभी कम है, इसके कारण ये थोड़े से महंगे मिलते हैं। ऑर्गेनिक फूड का बोलबाला सब तरफ डिमांड तो है, लेकिन कोई पैदा तो कर नहीं रहा। तो जब ये डिमांड बढ़ेगी तो इसकी सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। डिमांड और सप्लाई का नियम यहाँ पर लागू होता है, तो धीरे धीरे वो उनके रेट्स भी बाजार में कम होने लग जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों को भी प्रेरित करना जो हमें ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं। तो अभी क्या है, वात सबका बिगड़ा रहता है, हमेशा वात की पहले चिकित्सा शुरू करो, फिर पित्त की, फिर कफ की। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं स्थान की दृष्टि से कफ के स्थान। यदि हम संशोधन चिकित्सा कर रहे हैं तो स्थान की दृष्टि से, स्थान पर्टिकुलर स्थान पर यदि प्रॉब्लम ज्यादा है, पूरे शरीर में ना होकर के स्थान पर है, तो फिर हम स्थान की चिकित्सा करेंगे। आमाशय में है तो आमाशय की चिकित्सा करेंगे, है ना। तो ऐसे समय पर स्थान विशेष की चिकित्सा करने से पहले कफ के स्थान यानी आमाशय की, फिर पित्त के स्थान पश्चिमाश पश्चमनाशय की, और फिर वात का स्थान पक्वाशय की चिकित्सा करें। क्या बताया, पहले आमाशय यानी पेट का ठीक करना। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, सारी बीमारियां पेट से ही आती है जी, पेट खराब तो सब खराब। तो पहले क्या कर देना, कफ का स्थान जहाँ कफ बनता है यानी है वो आमाशय, पित्त का स्थान जो डाइजेशन सिस्टम हमारा जो आते हैं, पचमना से जहाँ भोजन का पाचन होता है, और पक्वाशय यहाँ या जहाँ पर बड़ी आंत वगैरह ऐसे रहती है, ये पक्वाशय, कोलोन जिसको बोलते हैं, इसकी सबसे बाद में चिकित्सा करें। तो पहले आमाशय की चिकित्सा क्या है, वमन, और पित्त की वमन विरेचन, और वात की चिकित्सा में क्या हो गया, पक्वाशय यानी बड़ा कोलोन या मलाशय जिसको बोल रहे हैं हम, जिसमें हमारा मल इकट्ठा होता है, उसमें देते हैं क्या, वस्ती। तो ये चिकित्सा करें, ठीक है, इसको समझना है। तो ये पहले वाला जो शमन चिकित्सा कर रहे हैं और दूसरा वाला जो कर रहे हैं वो संशोधन चिकित्सा कर रहे हैं। तो दो तरह की चिकित्सा की जा सकती है, एक तो शमन और दूसरा संशोधन। ठीक है,
तो संशोधन मतलब ये पंचकर्म चिकित्सा जिसको बोलते हैं, ये संशोधन कहलाता है। और शमन, शमन का वात पित्त कफ को सम करना। बच गए तो पहले क्या करना, आयुर्वेद बोलता है सबसे पहले संशोधन करो, यानी कचरा पट्टी को निकाल के बाहर फेंको, डस्टबिन बना दिया बॉडी को, उसको साफ कर दो। फिर उसके बाद में कुछ बच गया है रोग छोटा मोटा, तो फिर उसकी शमन चिकित्सा करो। पहले संशोधन करो फिर शमन करो, ऐसा बोला जाता है। तो शमन में किसकी चिकित्सा बताइए सबसे पहले, वात की, फिर दूसरे नंबर पे पित्त की, और फिर कफ की चिकित्सा करनी है, ये शमन में। और संशोधन में सबसे पहले किसकी करनी है, कफ की, और फिर पित्त की, और फिर वात की। ये ऐसा व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ क्लियर हो गया। तो कारण इसका वही आमाशय, यानी शरीर का हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो सब आमाशय पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। तो कफ का स्थान वो है। तो पहले वहां से जो कफ वाली स्थिति है उसको साफ कर दो, फिर पित्त वाली जगह को साफ साफ कर दो, और फिर वात वाली स्थिति को क्लियर कर लो। तो इस तरह से हमको चिकित्सा करनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, हमने वात पित्त कफ को सम करने के लिए कोई औषधि ले ली, औषधि ले ली तो हमारा तो स्टमक खराब है, पेट खराब है, तो हमारे स्टमक में क्या हुआ, कफ बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ा हुआ है तो हमने औषधि जो ली वो भी जाके कफ में खराब हो जाएगी, तो औषधि लेने का कोई मकसद बचेगा नहीं। इसलिए पहले क्या करना, संशोधन चिकित्सा करनी, फिर शमन करना। तो पहले सफाई करेंगे जब भी तो कोई गोली वोली दवाई ववाई देंगे तो वो काम करेगी, नहीं तो गंदगी में जाकर के वो भी गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो पहले संशोधन करना यानी पंचकर्म करना, फिर उसके बाद में शमन करना, इस तरह से बताया हुआ सिस्टम। ये है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, शरीर में से बीमारियों को निकाल के बाहर फेंक देना, ये हुआ संशोधन। फिर कुछ छोटा मोटा बच गया है तो फिर उसका करना शमन। आयुर्वेद ये बोलता है पहले संशोधन करो फिर उसके बाद शमन करो। ठीक है, बाकी अन्य चिकित्सा पद्धतियां क्या बोलती हैं, सिर्फ शमन करते रहो, संशोधन की चिंता मत करो। अंदर जाके सब कचरा हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद में वो रोग कहीं और जाके दिखने लग जाते हैं। फिर यानी खाली शमन यानी कोई गोली वोली ले ली तो थोड़े दिन बाद में वो रोग अंदर जाकर के दूसरी जगह जाके खराबियां पैदा करते हैं। इसलिए एक रोग से चार रोग और बढ़ने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं। आयुर्वेद कहता नहीं, पहले साफ कर दो, कचरा साफ, रोग को ही निकाल के बाहर फेंक दो, फिर उसके बाद में उसका शमन करो। यानी रोग का पहले संशोधन कर दो फिर उसके बाद शमन। इसलिए आयुर्वेद की चिकित्सा परमानेंट चिकित्सा मानी जाती है। ज्यादातर लोग कहते हैं ना आयुर्वेद की चिकित्सा लो तो वो परमानेंट है, दोबारा वो रोग नहीं आएगा। तो शाखा से कोष्ठ से शाखा, वो शाखा से कोष्ठ में जाने के कारण तो दोष प्रकोपित तो होकर पहले कोष्ठ में एकत्रित होते हैं। कोष्ठ जो खाली स्थान होते हैं, मैंने आपको बोला दोष जब भी प्रकोपित होंगे तो वो कहाँ इकट्ठे होंगे, कोष्ठ में एकत्रित होंगे। कोष्ठ से फिर शाखा में जाएंगे। शाखा क्या है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और त्वचा। कोष्ठ क्या है, खाली स्थान, आमाशय पक्वाशय पचनाशय। ठीक है, तो खाली स्थान क्या था, आमाशय। तो हम यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, कोष्ठ से शाखा, वह शाखा से कोष्ठ में जाने के कारण, यानी दोष जब भी प्रकोपित होंगे, जैसे कफ, कफ सबसे पहले कहाँ पे प्रकोपित हो गए, खाली स्थान कौन सा है, आमाशय। आमाशय में पैदा हो गया, इकट्ठा हो गया वहां पर, फिर भूख लगना बंद हो जाएगा, अग्नि शांत हो जाएगी, पित्त खराब हो जाएगा।
फिर धीरे धीरे करके रोग बढ़ना शुरू होंगे। तो पहले क्या हुआ, आमाशय में इकट्ठा हुआ, तो कोष्ठ से कहाँ जाएगा, शाखा में जाएगा। तो शाखा से फिर कोष्ठ में जाने के कारण क्या बताया गया है इसमें, कारण में दोष प्रकुपित तो होकर के पहले कोष्ठ में एकत्रित होते हैं। कोष्ठ क्या, आमाशय। तो आमाशय में कब प्रकुपित होकर के कहाँ इकट्ठा हुआ, आमाशय में। फिर अधिक प्रकुपित होने पर शाखाओं में चले जाते हैं, और ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, फिर वो शाखाओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में जाएगा। तो खाना पहले कहाँ पे जाएगा, आमाशय में। फिर वो क्या हुआ, खाने का पाचन हुआ, तो फिर रस बना, फिर उसका रक्त बना। तो ऐसे वहां पर प्रकुपित होकर के वो शाखाओं में चले जाएगा। शाखा क्या है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा। प्लीज बंद कर लीजिए जरा। टिकट बोलते हैं, जोनल ZED टिकट, बट कंफर्मेशन वो एंड मोमेंट पे ही होता है। 10% देने के वो बाद ZED वाले भाई साहब जरा बंद कर लीजिए ना प्लीज। तो दोष प्रकुपित होकर के कहाँ जाएगा, कोष्ठ में, या फिर उसके बाद में शाखाओं में चला जाएगा। ठीक है। तो उपचार के दृष्टिकोण से शाखागत दोषों को पहले कोष्ठ में लाया जाता है। तो शाखा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा, यहां से कहाँ लाया जाएगा, उसको कोष्ठ में लाया जाएगा। कोष्ठ कहाँ है अपना, जो खाली स्थान है, आमाशय, पक्वाशय। तो पंचकर्म जब हम करेंगे तो अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग करने से क्या होगा, वो कहां पर आएगा, कोष्ठ में आ जाएगा। शाखाओं से कोष्ठ में आएगा अभ्यंग करने से, है ना। इसको वमन विरेचन करके बाहर निकाल दिया जाएगा। कहां से, कोष्ठ से। समझ में आया खेल सारा। फिर समीपस्थ मार्ग से, यानी उसका जो भी पास का मार्ग है, जैसे वस्ती देना है तो वस्ती करके बाहर निकाल देना है, क्योंकि वस्ती भी क्या है, कोष्ठ है। बड़ी आंत क्या है, कोष्ठ है। पक्वाशय क्या है, कोष्ठ है। आमाशय क्या है, और जो भोजन पचता है, ये सब क्या है, कोष्ठ है, खाली स्थान है। तो इनमें क्या करना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में जो चला गया था, इनमें से वापस क्या करना है, उसको अभ्यंग वगैरह करके वापस से कोष्ठों में लाया जाएगा। ला करके फिर क्या करना, उनको बाहर निकाल देना। उसका भी पास का जो भी मार्ग हो, उससे क्या करना, बाहर निकाल देना। ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है। समय काफी हो गया है, तो हम आज यही समापन करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी सारी, कि कैसे कोष्ठ क्या है, शाखा क्या है, ये हम पिछले अध्याय में जान चुके थे। इसका वर्गीकरण हमने आज इस अध्याय में जानने का प्रयास किया। इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं आज के। और सर वो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर।